तो यार हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर के आए हैं पार्ट 3 और डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने प्यारे सूरज चाचा के बारे में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं सूरज चाचा के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख आएँ। ब्लैक होल की फॉर्मेशन, चंद्रशेखर लिमिट, हॉकिंग रेडिएशंस और ना जाने कितने अच्छे टॉपिक्स हमने उसमें डिस्कस किए हैं। आप देखो, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। चलिए बात करते हैं, अब आते हैं अपने टॉपिक पर और बात करते हैं भाई सूरज चाचा के बारे में। तो यार सूरज चाचा ब्लैक होल बनेंगे कि नहीं, आप क्या सोचते हो? भाई ब्लैक होल नहीं बनेंगे वो। क्या सूरज चाचा न्यूट्रॉन स्टार बनेंगे कि नहीं, आप क्या सोचते हो? भाई वो न्यूट्रॉन स्टार भी नहीं बनेंगे। तो वो क्या बनेंगे? वाइट डॉर्फ बनेंगे कि नहीं? भाई वो वाइट डॉर्फ बिल्कुल बनेंगे। अब वो वाइट डॉर्फ कैसे बनेंगे, क्यों बनेंगे, कब बनेंगे, तो आइए सब कुछ जानते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यार बात कर लेते हैं कि सूरज चाचा ब्लैक होल क्यों नहीं बनेंगे। क्योंकि उनका जो मास है भाई वो कम है। ऐसा नहीं है कि हर एक स्टार ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार बने, जैसा कि अपने सूरज चाचा भी एक स्टार हैं, लेकिन उनके पास इतना मास नहीं है। ये बात हमें किसने बताई? चंद्रशेखर लिमिट ने। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भारतीय वैज्ञानिक ने एक लिमिट कैलकुलेट करी। उन्होंने बताया कि अगर 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन से किसी स्टार का मास ज़्यादा हुआ तो वो ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, लेकिन अगर उससे कम हुआ तो वो ऐसा काम नहीं करेगा, यानी वो ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार नहीं बनेगा। ये एक लिमिट है जो कि मास पर ही बेस्ड है और ये हमें इस बात से ज्ञात कराती है। अब बात करते हैं आगे की कि जो हमारे प्यारे सूरज चाचा हैं वो अपनी खुद की ग्रेविटी के अंदर कोलैप्स नहीं करेंगे, इसी वजह से तो वो ब्लैक होल नहीं बनेंगे। अब ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप पार्ट 2 देख कर आओ, आपको समझ आएगा। इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर उनको संभाल लेगा अपनी खुद की ग्रेविटी के अंदर कोलैप्स करने से। अब ये चीज़ क्या है? तो भाई प्लीज़ पार्ट 2 देख करके आओ, उसमें मैंने हर एक चीज़ को डिटेल में बताया है। अब यार आगे की तरफ मूव करते हैं और ये जानते हैं कि सूरज चाचा वाइट डॉर्फ बनेंगे तो कैसे। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली वाइट डॉर्फ बन जाएंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सीधे सीधे वाइट डॉर्फ बन गए। स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, हमारे प्यारे सूरज चाचा वाइट डॉर्फ बनेंगे। अब कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और डिटेल में जानते हैं मेरे भाइयों। अच्छे से समझेंगे कैसे बनेंगे। तो यार सबसे पहले रेड जाइंट फेज होगा सन में, जिसमें कि जो सन की लाइफ साइकिल का एक तरह से एंड फेज बोल सकते हो, बट एक्चुअली में वो एंड फेज नहीं होगा। अभी आगे बात करेंगे। ये कब होगा? जब सन अपनी पूरी हाइड्रोजन फ्यूल को एग्जॉस्ट कर देगा। अभी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है और जो एनर्जी है वो हमें मिलती है। हाइड्रोजन पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाएगी और सन अपनी आउटर लेयर्स को एक्सपेंड करेगा और धीमे धीमे करके ठंडा पड़ता जाएगा और रेडिश अपीयरेंस हो जाएगा। अब ये रेड कलर क्यों होगा, इसको आगे हम डिटेल में और समझेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। और अगर आप 11th-12th में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े हो तो उससे में से एक कॉन्सेप्ट पिकअप करेंगे। तो यार बात करते हैं रेड जाइंट फेज जो है सन का। उस टाइम पर जो सन का मास है वो 3 गुना हो जाएगा अगर आज के कंपैरिजन में बात करोगे तो। और मरकरी और वीनस को तो भाई सन चाचा जो हैं वो कंज्यूम कर लेंगे भाई, ठीक है। और ये तो बहुत डिबेटिंग टॉपिक है साइंटिस्ट के बीच में कि अर्थ को कंज्यूम करेंगे कि नहीं, बट एक चीज़ श्योर है कि जैसा वातावरण, जैसा मौसम, जैसा टेम्परेचर आजकल अर्थ पे हो रहा है, ऐसा टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं होगा और अर्थ पर जीवन यापन करने लायक अर्थ बिल्कुल भी सुइटेबल नहीं रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा। रेड जाइंट फेज को थोड़ा और समझते हैं। रेड जाइंट फेज में जो कोर का टेम्परेचर होगा वो बहुत हाई होगा आज के करंट टेम्परेचर से, अगर उसका तुलना करें तो। करंट टेम्परेचर कोर का है 27 मिलियन केल्विन, लेकिन रेड जाइंट फेज के दौरान सन की कोर का टेम्परेचर 100 मिलियन केल्विन होगा। अब आप सोचोगे इतना हाई टेम्परेचर क्यों होगा, वाई कोर टेम्परेचर इज सो हाई ड्यूरिंग रेड जाइंट फेज? तो उसका एक्सप्लेनेशन है ये, बिकॉज हाइड्रोजन गेट एग्जॉस्टेड इन द सन। देखो हाइड्रोजन सन में एग्जॉस्ट हो जाएगी, अभी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होकर के जितनी एनर्जी है मिलती है, ठीक है। बाद में क्या होगा कि ग्रेविटी के अंदर
सन कोलैप्स होगा। कहने का मतलब ग्रेविटी एक्ट करेगी सन को कोलैप्स करने की, लेकिन इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर उसको सपोर्ट करेगा। और इतने भयंकर प्रेशर की वजह से, जो इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी इंट्रोड्यूस होगा। जैसा आपने 11th में थर्मोडायनेमिक्स में गे-लुसाक्स लॉ पढ़ा होगा, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो प्रेशर इतना टेम्परेचर करेगा, जो हीलियम है वो कन्वर्ट होने लगेगा कार्बन में। अब जैसा आप जानते हो, हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, कार्बन का 6 होता है। तो 3 अल्फा पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होगी एक हीलियम न्यूक्लियाई से एक कार्बन न्यूक्लियाई बनाने में। और हीलियम जब कार्बन में कन्वर्ट होगा तो और ज़्यादा हीट निकलेगी, अगर हम इसका कंपैरिजन हाइड्रोजन जब हीलियम में कन्वर्ट हो रहा था उसकी तुलना में करते हैं तो। ठीक है, वो भी एक फ्यूजन था, ये भी एक फ्यूजन है। ठीक है, अब हीलियम कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है, पहले हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता था। इसको हम ट्रिपल अल्फा फ्यूजन भी बोलते हैं, क्योंकि 3 अल्फा पार्टिकल्स मिलकर के हीलियम न्यूक्लियाई बनाते हैं। भाई अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो आपको सब समझ में आ रहा होगा, बट अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। अब बात करते हैं यार करंट रेडियस ऑफ द सन की। तो अभी जो सन का रेडियस है वो 6,96,000 है, लेकिन रेड जाइंट फेज के दौरान 1.2 to 1.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हो जाएगा सन का रेडियस। अब ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स क्या होता है, तो सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होता है। इसके हिसाब से तो सन अर्थ को भी कंज्यूम कर लेगा, बट अर्थ रहने लायक तो नहीं रहेगी, इतना तो मान के चल सकते हो। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में 150 मिलियन किलोमीटर्स होते हैं। ठीक है, सब कुछ पता चल गया, मैं कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ, हर चीज़ बता रहा हूँ, जो भी चीज़ लिख रहा हूँ उस चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उसे भी समझ आएगा। अब जो मोस्ट मतलब एक आपके अंदर एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि सन रेड ही क्यों होता है, ब्लू क्यों नहीं होता, वाइट क्यों नहीं होता, तो ये क्वेश्चन जाहिर सा है और अच्छा भी है। तो देखो यार, करंट टेम्परेचर जो सन के सरफेस का है वो 5500 डिग्री सेल्सियस है, और रेड जाइंट फेज के दौरान सरफेस का टेम्परेचर कम होगा। कितना होगा, 3000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कोर का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब कैसे क्या होगा नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब जो रेडियस अपीयरेंस है सन का, वो इसीलिए है कि जो सन की आउटर लेयर्स हैं वो एक्सपेंड करेंगी और जो सन का टेम्परेचर है वो फॉल करेगा। अब इसको कैसे समझा जा सकता है, तो अगर आप 11th-12th में फिजिक्स लिए थे तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आपने पढ़ा होगा। अब देखो यार, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की बात कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा मैक्स इक्वल्स टू बी अपॉन टी। लैम्डा वेवलेंथ, टी टेम्परेचर, बी होता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। अब वीन्स भाई साहब ने क्या कहा था कि अगर आपका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो जो वेवलेंथ है वो बढ़ेगी। यही सन के साथ हो रहा है कि उसके सरफेस का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, तो जो वो रेडिएशन इमिट कर रहा है वो उसकी वेवलेंथ लॉन्गर वेवलेंथ वाले स्पेक्ट्रम में पड़ेगी। और जैसा आपको पता है कि वेबग्योर में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड की होती है, तो रेड लाइट में रेडिएशन की वेवलेंथ फॉल करेगी, एंड दैट इज वाई जो सन है वो रेड दिखेगा। बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन था, वीन्स लॉ से जोड़ करके मैंने दिया, जिससे आपको पूरा फील आए। ठीक है, बात समझ में आई। अब वीन्स दादा कैसे लगते थे, कैसे दिखते थे, तो उनकी पिक्चर अभी थोड़ी देर में आने वाली है और आप उन्हें देख सकते हो। और ये पूरा वीन्स लॉ का एक्सप्लेनेशन था। ये हैं वीन्स भाई साहब, इन्होंने ये बात बताई, इसलिए सन रेड दिखता है। बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया। अब बात करते हैं यार, रेड जाइंट फेज के बाद एक और फेज आएगा जिसे हम बोलते हैं प्लैनेटरी नेब्यूला। अब ये प्लैनेटरी नेब्यूला क्या है, कुछ इस तरह का है, आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये एक तरह का स्फेरिकल शेल है जिसके अंदर आयनाइजिंग गैसेस भरी हुई हैं और कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं जिसकी वजह से ये ग्लो करता है। ये कब बनता है, जब सन अपनी आउटर लेयर्स को एक्सपेल्ड कर देता है और उस के बाद ये कुछ इस तरह का रूप ले लेता है। अब इसका प्लैनेट से कोई संबंध नहीं है, नहीं तो प्लैनेटरी नेब्यूला है तो आप समझो कि प्लैनेट से कुछ संबंध है, ऐसा इसका प्लैनेट से कुछ संबंध नहीं है। जो भी कोर लेफ्ट बचती है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट होती है, डेंस होती है, और धीमे धीमे करके समय के साथ साथ वो ठंडी होती जाती है और फिर वो वाइट डॉर्फ में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है प्लैनेटरी नेब्यूला। एक्सप्लेनेशन लिखा है, मैंने भी बताया, आप इसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्लैनेटरी नेब्यूला को एक समरी में बताने की। प्लैनेटरी नेब्यूला अगर बोले तो रेड जाइंट फेज का एक एंड फेज है, मतलब रेड जाइंट फेज तो है ही एक एंड फेज, लेकिन रेड जाइंट फेज के बाद प्लैनेटरी नेब्यूला आता है जिसमें कि आउटर लेयर्स सन अपनी पूरी तरह शेड कर देता है और उसमें कुछ आयनाइजिंग गैसेज और डस्ट पार्टिकल्स की वजह से वो ग्लो करता है और उसके बाद वो वाइट डॉर्फ बन जाता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और ब्लैक होल के बारे में उचित तथ्य लेकर के आएंगे। इसके बाद चाइल्ड रेडियस, सिंगुलैरिटी वगैरह इन सब की चर्चा करेंगे। वीडियो यार अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, मैंने पूरी कोशिश करी कम से कम समय में
सब कुछ बताने की। सब्सक्राइब भी भाई ज़रूर करना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप वीडियो देखते रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।